हमारे कोई गांव ही नहीं है कि जहां हम अपना नाम बताते हैं, ये मेरा फलाना फलाना नाम है। ऐसे मैं ये नहीं बता सकता कि मेरा फलाना फलाना विलेज है या फलाना फलाना मेरा गांव है। ये तो नहीं बता सकते क्योंकि हम लोगों को गांव ही नहीं है, हम एक जगह रहते नहीं। और इतनी दफ़ा हमने डिमांड रखी है कि इनका पुनर्वसन करो। अगर आपत्तिग्रस्त लोगों का पुनर्वसन हो सकता है तो फिर हम लोगों का पुनर्वसन क्यों नहीं होता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं लक्ष्मण बापूराव माने। इस देश का टीवी अखबार आपको कभी नहीं बताएगा। लक्ष्मण राव बापू साहब माने जो हैं वो जिसको घुमंतू जातियां कहते हैं, नोमैडिक ट्राइब, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, उस समाज में पैदा हुए और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और एक किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये पद्मश्री भी हैं, इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला और इन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में भी 6 साल काम किया है, MLC रहे हैं। अब जाकर दिल्ली में एक नोमैडिक ट्राइब जिसकी आबादी लगभग कहा जा रहा है कि 10 करोड़ से ज़्यादा है, उनके हक अधिकार को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है और 9 तारीख को 9 अक्टूबर को नहीं, कल जी कल ही 9 अक्टूबर है, कल 9 अक्टूबर। तो 9 अक्टूबर को बड़ी बैठक होने जा रही है और उसको लेकर माने साहब दिल्ली में हैं। माने साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और ये जो क्या है कल का पूरा मसला, क्या आप लोग जो घुमंतू जातियां हैं, जनजातियां हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उनके हक अधिकार को लेकर क्या कल बड़ी बैठक हो रही है? मैं अपनी सभी दर्शकों का ऑल इंडिया VJNT DNT ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं। और शंभू जी के पास बैठ के मुझे आप देख रहे हैं तो मुझे ही अपना गौरव हुआ ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं तो शंभू जी का फैन हूँ और मैं हमेशा उनका प्रोग्राम देखता हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपके साथ मेरे को इंटरव्यू करने का कभी मौका मिलेगा, लेकिन आज वो मौका मिल गया, तो आपके लिए भी बहुत धन्यवाद। तो क्या है कल का, क्या प्रोग्राम है? कल हम सब देश में के जितने भी VJNT DNT में काम करने वाले महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, तो उनको कल मैंने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में बुलाया है और एक दिन भर बैठ के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम किस विषय पे चर्चा करते रहे या हमारा एजेंडा क्या है। तो पहली बात ऐसी कि इस देश में हमारा कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने बोला था, आई हैव नो मदरलैंड। हम तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं वी हैव नो मदरलैंड। हमारे कोई गांव ही नहीं है कि जहां हम अपना नाम बताते हैं, ये मेरा फलाना फलाना नाम है। ऐसे मैं ये नहीं बता सकता कि मेरा फलाना फलाना विलेज है या फलाना फलाना मेरा गांव है। ये तो नहीं बता सकते क्योंकि हम लोगों को गांव ही नहीं है, हम एक जगह रहते नहीं। और इतनी दफ़ा हमने डिमांड रखी है कि इनका पुनर्वसन करो। अगर आपत्तिग्रस्त लोगों का पुनर्वसन हो सकता है तो फिर हम लोगों का पुनर्वसन क्यों नहीं होता है। हम तो ऐसे आपत्तिग्रस्त हैं कि ब्रिटिश ज़माने में जब 1857 का पहला बंद हुआ या पहला युद्ध हुआ, स्वातंत्र युद्ध, उसमें हम लोग शामिल थे। ट्राइबल संस्थान जो थे हमारी वो शामिल थे। तो 1860 में हमारी जो शस्त्रास्त्र थे वो चले गए, वो कानून आ गया और हम लड़ रहे थे ब्रिटिशों के साथ में जंगलों में। तो ब्रिटिश हमको पराजित नहीं कर पाती थी, तो उन्होंने तरकीब की कि ये सब जो जितनी भी लड़ने वाले कम्युनिटी है तो उनको पकड़ा और बिरादरी के साथ में उनको माइग्रेट कर दिया एक राज्य से दूसरे राज्य में। मेरी कम्युनिटी है वो ओरिजिनली तमिलनाडु में है
मेरे घर में हम जो भाषा बोलते हैं वो तमिल है, आज भी हम तमिल भाषा बोलते हैं। तो वहाँ से हम लोगों को उठाया और सोलापुर में लाकर महाराष्ट्र में तीन कंपाउंड के बीच में रख दिया। ये बात 1871 से लेकर 1952 तक चली। 1950 में संविधान बन गया और संविधान के साथ में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट बन गई। जब भी लिस्ट बन रही थी तो हम लोग तो जेल में थे ओपन, हमारा कोई गिनती नहीं हुई, आज तक हमारी कोई गिनती नहीं हुई। हम कितने लोग हैं हमको मालूम नहीं, हमारा कौन सा गांव है हमको मालूम नहीं, तो हमारा कौन सा देश है ये भी हमको मालूम नहीं। आप जाएंगे पूछेंगे तुम्हारे देश का नाम है तो तुम खाली तुम्हारे मुंह को देखते रहेगा, मुंह तकते रहेगा, उसको मालूम ही नहीं है हम कौन से देश में रहते हैं। वोटिंग करते हैं नहीं करती है, जहाँ जगह मिलती है थोड़ा वोटर का नाम लिस्ट में, हम मेरे तो कितने मोर्चे निकाले हमारा वोटर लिस्ट में नाम ले लो करके। तो नाम डालने के लिए हम जाते तो हमको बोलते थे वो तुम्हारा गांव है क्या, नहीं, फिर तुम्हारा गांव नहीं तुम्हारा नाम नहीं। तो गांव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गांव नहीं है, ऐसी कम्युनिटी है वो घुमंतु है। और चोरिया करके पेट पालने वाले जो लोग हैं वो क्रिमिनल ट्राइब के हैं। तो बाय बर्थ क्रिमिनल ये स्टिग्मा हमारे ऊपर लग गया वो 1871 से लेकर 1952 तक। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारी वायर जो थी तार थी वो कंपाउंड कर दिया, हमको बाहर निकाला उसमें से। लेकिन हमको किसी भी लिस्ट में अच्छी तरह से इंक्लूड नहीं किया। तब से लेकर हमारा सब्जेक्ट वैसा ही लटक रहा है, कहीं हम शेड्यूल कास्ट में है, कहीं शेड्यूल ट्राइब में है, कहीं VJNT में है, कहीं OBC में है। ओरिजिनली बेसिकली वी आर ट्राइब, वी आर केम फ्रॉम ट्राइब। क्या आबादी होगी लगभग, अगर अप्रॉक्स बात करें? अब तो जाति जनगणना की बात हो रही है, कास्ट सेंसस की। नोमैडिक ट्राइब जो जनजाति हैं उनकी कितनी, घुमंतु जनजातियों की कितनी संख्या होगी? महाराष्ट्र में बेंचमार्क सर्वे करके उसकी संख्या तय की थी तो वो 5.5% थी पूरे देश में? नहीं, महाराष्ट्र में 5.5% थी। पूरे देश की अगर तो बात करें? मैं पूरे देश की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगे कि 11 से 12% हम लोग रहेंगे, 11% तो हमें निश्चित रहेंगे। मतलब 10 करोड़ आबादी है आप लोग? या 10% तो हमारा आबादी 100% है। तो जमीनें नहीं है लोगों के पास? नहीं। कितना एजुकेशन पहुंचा अभी तक? एजुकेशन 0.6। जब भी मैं उसका स्टडी कर रहा था तो 0.6 इतना उनका एजुकेशन का परसेंटेज मिला था। आज भी उनके पास वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड या अपनी ज़मीनें नहीं है? नहीं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। और पेशा आज भी वही है जो पुराना मध्य प्रदेश। हाँ, अभी डिवीजन हो गया। हाँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। हाँ। पेशा वही है जो पुश्तैनी पेशा था, घूमते रहना। वही है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने उसको बदल दिया। हाँ, हमने 2007 में धर्मांतर कर दिया। 5 लाख लोगों को मैंने बुद्ध के रास्ते पे लाया और पूरे लोगों को दीक्षा दे दी। तब से लेकर हमने पुराने जो हमारे व्यवसाय थे, धंधे थे, वो पूरा के पूरा हमने छोड़ दिया। आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए। आप पद्मश्री हैं, आप भी उसी समाज से हैं, आप यहाँ तक ग्रेजुएशन किया, पद्मश्री हुए, एक किताब आपकी बहुत चर्चित है और उसके बाद आपको विधानसभा में भी काम करने का मौका मिला, MLC बने। मैं ऐसे फैमिली से हूँ जिनको मैंने अभी सेटलमेंट की आपको बता रहा था कि हम लोगों को 3 तारा जिसकी वायर बाइंडिंग थी 3 प्रकार की। तो पहला तो रेड था, उसके बाद में येलो था, उसके बाद में ग्रीन था, उसके बाद में फ्री कॉलोनी थी और उसके बाद में हम लोगों को बाहर निकला। तो इस स्टेप में मेरा जन्म हुआ। पहले जो स्टेप है ये तो मेरे दादा परदादा ने सही, लेकिन उस स्टेज में मैं था। जब भी मैं छोटा था तो हम लोगों को हाजिरी देने पड़ता था हर दिन। गधे थे हमारे पास, तो गधे के ऊपर ये पूरा सामान डालने का और एक गांव से दूसरे गांव जाने का। जब हम दूसरे गांव जाते थे तो वहाँ का जो कोतवाल है उसको सब गिन के दिखाने का, कितने बर्तन है, कितने कपड़े हैं, कितने पशु है, कितने पक्षी है, कितने गधे हैं, सबका हिसाब देने का।
फिर 3 दिन के बाद में अगले गांव जाने का। ये तो मैं 1952 के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हम लोगों को इसमें से आज़ादी मिली 52 में, और वो कानून जो 1871 का था उसको रिपील किया। हमारे दुर्भाग्य से बाबा साहब अम्बेडकर तब पार्लियामेंट में नहीं थे। वो अगर पार्लियामेंट में होते तो आज के हमारे दुख नहीं होते, हम किसी न किसी में तो हमारे अधिकार पाते, लेकिन वो नहीं थे। और ये बिल तो हो गया, हम रिपील हो गया, हैबिचुअल अपेंडर्स बन गए। हैबिचुअल अपेंडर्स बनने के बाद में बस स्टिग्मा वही था, पुलिस वही पीछे लगती थी, वही ही लोग आते थे। कहीं भी चोरी हो तो पारदी को पकड़ते, कैकड़ी को पकड़ते, लमन बंजारा को पकड़ते, कंजार भाट को पकड़ते, यानी सासी समाज के लोगों को पकड़ते, लेके जेल में डाल देते। तो ये तो चल रहा था। जब भी मैंने 80 में मेरी खुद की किताब लिखी, तब तक मैंने किस तरह से पढ़ाई की। मेरा प्राइमरी एजुकेशन कम से कम 3 या 4 तहसील में हुआ, 3-4 तालुका जहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ। हर गांव में मैं 3 दिन रहता था, हर स्कूल में। और मास्टर जो अच्छा रहा तो उस स्कूल में मेरे को बैठने देता, और नहीं रहा अच्छा तो मेरे को बाहर बैठ के सीखना पड़ता। तो मेरे लिए मेरे पास ना किताब थी, न मेरे पास पाटी थी, न मेरे पास पेंसिल थी, लेकिन मैं पढ़ रहा था। मेरे एक मास्टर जो अच्छे थे मिले, वो मेरी एग्ज़ाम ले रहे थे। न तो 3 साल तो मैंने पहली हत्ता मेरे गुजारे, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं होता था। मैं एग्ज़ाम के टाइम नहीं रहता था तो एग्ज़ाम नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद की शिक्षा जो है वो मैंने अपने बलबूते पे की। मैंने होटल में काम किया, मैंने पाव वाटर बेचे साइकिल पर, मैंने बैंड बजाया। ये छोटे उद्योग करते करते मैं मैट्रिक तक गया। मैट्रिक के बाद में मैं रैयत शिक्षण संस्था में, उसमें मराठी में अर्न एंड लर्न बोलते हैं अंग्रेजी में, तो कमाने का और सीखने का, इस स्कीम में मैं गया और मेरा ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन रैयत शिक्षण संस्था में हुआ। और उसके बाद में मैं उस कॉलेज के दरमियान मैं राष्ट्र सेवा दल में जाता था। राष्ट्र सेवा दल में मेरे को जो भी मेरी आज दिमागी सोच है या मेरी वैचारिक बैठक है, तो उसकी नींव राष्ट्र सेवा दल में डाली गई है, इसे मैं मानता हूँ। वहाँ पे एस एम जोशी, नाना साहब गोरे, राव साहब पटवर्धन, बहुत लोग आते थे और वो हम लोगों को सिखाते थे। तो मैं तभी से लेकर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। और उसके बाद में मैं मराठी में के ख्यातनाम साहित्यकार हैं वी.स. खांडेकर, उनके पास मैं 2 साल के लिए गया, वो लेबर स्कीम का स्टूडेंट करके, उनको पढ़ाने के लिए। तभी मेरी किताब से पहली मुलाकात हो गई कि किताब क्या होता है और किस तरह से किताब का आ जाता है उसका। तब से लेकर मेरी किताब से मैत्री हो गई और मैं बहुत अच्छा वाचक था। उसके बाद में मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम जो भी पानी लेंगे, कह रहे हो, पानी लेना नहीं, है? नहीं, ठीक, तुम जो भी कह रहे हो उसको किताब में लिखो। ये मेरा अनिल अवसर नाम के, अभी नहीं रहे, अनिल अवसर नाम के मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बताया। तो मैं उसको बता रहा था कि भाई हमारे ज़माने में, हमारे समाज में कौन लिखता है, हमारा किताब लिखना काम नहीं। हमको बजाने को बोलो हम बजाता है, नाचने को बोलो नाच भी सकता है, लेकिन ये किताब वाला बात नहीं। लेकिन उसने बहुत ही आग्रह करके मेरे से किताब लिखवा ली। शंभू जी, जब किताब बाजार में आ गई तो इतनी चली कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। तब तक जो मैं कुछ भी नहीं था, तो मेरा एक आइडेंटिटी हो गई, मेरा नाम हो गया। और पहले ही किताब को साहित्य अकेडमी में मिली, 1981 में साहित्य अकेडमी में मिली। और साहित्य अकेडमी के पहले मेरे को फोर्ड फाउंडेशन की शिष्यवृत्ति मिली। और मैं और दयाप और हम दोनों उस वक्त अमेरिका भी जाकर आ गए। फोर्ड फाउंडेशन ने मेरे को 3 साल के लिए एक शिष्यवृत्ति दी थी, ये स्टडी के लिए, कंटेम्प्रेरी महाराष्ट्र में अभी विजयंती का क्या है। तो इसके बारे में मैंने लिखा, बहुत बेहतरीन किताब है। और संशोधन करने का इतना बड़ा काम मैंने किया, और वो अंग्रेजी में मैं नहीं कर सका, लेकिन उसका महत्व। क्या नाम है किताब का? विमुक्तायन।
विमुक्तायन या विमुक्त ये शब्द हमको नेहरू ने दिया। मिले थे आप उनसे? या हाँ, नहीं, ये जब ये वायर कट हो गई ना तो VJNT है ना, तो इसमें विमुक्त ये शब्द है। हाँ, विमुक्त हुए मतलब आप अविमुक्त, तमाम हाँ, आजाद हुए। हाँ, तो उन्होंने बताया कि देश एक दफा मुक्त हो गया है, अभी तुम दूसरे बार मुक्त हो रहे हो, देश के साथ आज़ाद बने, अभी तुम्हारी मैं दूसरी तरफ मुक्ति कर रहा हूँ करके वो वायर कट दिया। और उन्होंने कहा कि आप विशेष मुक्त है, विमुक्त है। तो ये शब्द नाम हमको जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। तो नेहरू के साथ में हमारे पूरे कम्युनिटी का, यानी 42 कम्युनिटीज़ है, उतने सभी कम्युनिटी का उनके बारे में बहुत आस्था लोग रखते हैं कि उन्होंने हमको आज़ाद कर दिया। उसके बाद में मैंने किताब लिखी, नाम हो गया और जिम्मेदारी बढ़ गई, तो मैंने ये VJNT का काम शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से 4 या 5 बरस में दिन रात मेहनत करता रहा। मेरे को यशवंतराव चौहान, SM जोशी, इनका इसमें सहयोग मिला, उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए। तो दोनों भी बोल रहे थे कि ये कैसा काम हो जाएगा, इसका इकट्ठा कैसा करोगे, एक कम्युनिटी जब एक जगह नहीं रहती है तो 42 कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा कैसा करेगा। तो मैंने कहा साहब आप आशीर्वाद दीजिए, देगा उसका भला, नहीं देगा उसका भी भला, हो जाता है तो अच्छा है, नहीं हो जाता है तो क्या करूँगा, आगे जो करने वाला वो आएगा, उसके लिए कम से कम मैं अपना रास्ता तो कम से कम करूँ, इतनी मेरी तबीयत थी। और 40-50 बरस से मैं ये काम कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं, मेरे स्कूल है इन बच्चों के लिए, मेरे ख्याल से 45 से ज़्यादा साल अभी हो गए कि मैं बच्चों की परवरिश करता हूँ, शिक्षा नहीं करता। कहाँ पर है स्कूल? है सतारा में? सतारा में स्कूल है, पूना में स्कूल है, कोल्हापुर में स्कूल है, सोलापुर में स्कूल है। और ये सब छोटे बच्चों से लेकर 6 साल के बच्चों से लेकर तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक अभी मैं इनकी शिक्षा का पूरा प्रबंध करता हूँ। एक नया पैसा भी हम लोग उनसे नहीं ले सकते, नहीं, इच्छा अगर रही तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों को खाली उधर ला के छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, और बाद में साल में एक दफ़ा उनको मिलने को आते हैं। तो अभी 50,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ के पढ़ कर गए हैं। तो एक बाजू में एक विधायक काम है, दूसरे बाजू में जेल में जाना भी है, तो संघर्ष करना है। हम लोगों ने, मेरे टीम ने जितने मोर्चे निकाले उतने मोर्चे महाराष्ट्र में और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाले, इतने मोर्चे, हर एक बात के लिए मोर्चा निकालना पड़ता था। पुलिस मारती, मोर्चा निकालो, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मोर्चा निकालो, जात का दाखला नहीं मिलता है, मोर्चा निकालो। तो एक ऐसा माहौल कर दिया, उठाव कर दिया सब महाराष्ट्र में। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी की बदौलत 2007 में हम लोग धर्मांतर कर सके। पहले तो बाबा साहब का नाम लेना मुश्किल था इन कम्युनिटी में, लेकिन अब मैं अभिमान से कहता हूँ कि जहाँ पे ये लोग सेटलमेंट है वहाँ पे बाबा साहब के नाम से मैं स्कूल चलाता हूँ। अभी 30-40 बरस हो गए, और अभी इसी समाज के लोग, जो लोग जय भीम नहीं बोलते थे, अभी वही लोग जय भीम बोलते हैं। विधानसभा में भी आपने काम किया? महाराष्ट्र में विधान परिषद में मुझे शरद पवार साहब ने नाम नियुक्त किया था, राज्य गवर्नर का नॉमिनी करके मैं गया था। 6 साल वहीं भी मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रयास किया। मेरा तो महात्मा फुले इनके साथ में बहुत ताल्लुक़ रहा, उनका मैं बहुत अच्छा शिष्य हूँ, और उन्हीं की बदौलत मैं शिक्षा के क्षेत्र में आ गया। नहीं तो मैं नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता चला कि जिसकी शिक्षा नहीं हुई उसका कुछ नहीं हुआ। वो सीखना चाहिए, उसका शिक्षण रुक गया, उसका ज़िंदगी रुक गया। पद्मश्री कब मिला? 2009 में मिला। 2009 में मुझे पद्मश्री मिला। उसके बाद में मैंने ये काम धीरे धीरे दूसरी जनरेशन तैयार करते रहा। अभी मैं ऐसा शंभू जी अभिमान से कहता हूँ कि इतना बड़ा धर्मांतर ये लक्ष्मण माने की अकेली की चीज़ नहीं है। उसके बाद बहुत सारी किताबें लिखी है आपने? या लगभग 15-16 तो किताबें रहेंगी। साहित्य अकादमी भी अवार्ड मिला अभी आपको मराठी भाषा के लिए 1981 में। तो अभी समाज की स्थिति कितनी बदली और क्या लगता है आपको, क्या करने की ज़रूरत है तुरंत ताकि कुछ स्थिति बेहतर हो? शंभू जी, मैं अभी परेशानी इस विषय से को लेकर है।
हमको तो कुछ मिला नहीं। मैं आपको बताया, जो भी शिक्षा मिल रही थी छोटी, वो भी अभी बंद हो गई। हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते थे वो स्कूल गवर्नमेंट के थे, जिला परिषद के। अभी वहाँ के 67,000 स्कूल्स महाराष्ट्र में बंद हो गए। अभी इतनी और उतनी ही दारू की दुकानें खुल गई, देशी दारू की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही है, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ स्कूल बंद करना है। तो ये बंद करना है। यानी जिसके बाप के खिस्से में पैसा है तो उसका बच्चा पढ़ेगा, जिसके बाप के खिस्से में पैसा नहीं उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा। अगर हमको जो मिल रहा था वो भी चला गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एजुकेशन, वो चला गया। दूसरा, जिंदा रहना है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो भी हमको नहीं मिल रहा है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है, एजुकेशन को सेव करना है, वो ये सब सेव में रखने का है तो रास्ते पे भी उतरना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए कल की मीटिंग मैंने बुलाई है कि भाई क्या करें, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द रिजर्वेशन, सेव द एजुकेशन, सेव द डेमोक्रेसी। ये अगर नहीं करते हैं, और वो भी पूरा डेमोक्रेसी के रास्ते से, ये बाबा साहब ने हमको रुकाया है, नहीं तो हम लोग लड़ने वाले हैं, पत्थर लेकर आज भी खड़े रह सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बाबा साहब ने बोला है कि पत्थर नहीं फेंकने का है, एक बूंद भी नहीं खून की जानी चाहिए और रिवोल्यूशन होनी है। मुझे मालूम नहीं कैसा होगा, लेकिन प्रयास तो उसी दिशा से करना पड़ेगा। मैं अपने सभी साथियों को आह्वान कर रहा हूँ आपके तरफ से कि कम से कम हम लोग कुछ तो करें, हमारी शिक्षा तो बचाए गवर्नमेंट के लिए। तो दूसरा, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। हमारे लोग जितने भी हैं एजुकेशन ना पाने के कारण क्लास 4 में जाते थे, ड्राइवर, प्यून, सिपाही या झाड़ू मारने वाला, इसी में हम लोग थे। तो अभी ये जॉब भी चला गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट को मेरा पूरा विरोध है, निजीकरण को मेरा पूरा विरोध है। कितने राज्यों में भी संगठन काम कर रहा है आपका? मैं तो बाहर राज्यों में नहीं काम किया है शंभू जी। मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ कि अभी मुझे पहुँचना चाहिए। अगर मैं ये जाकर हमारे लोगों को नहीं बताऊँगा तो शायद मैं ये अपने खुद को माफ़ नहीं करूँगा। सरकार क्या करे कि ये सॉल्यूशन जल्दी निकले? क्या व्यवस्था पहले ये सरकार को मैं ये पहली बात ये बता रहा हूँ कि निजीकरण नौकरियों का बंद करो। तुमको प्राइवेट में जो करना है वो मरो उधर जाके, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमको क्या मिल रहा था, तो गवर्नमेंट का जॉब मिल रहा था, उसका गवर्नमेंट का जॉब हमको मिलना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और वो हमको हमारा छीन लिया गया है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे बच्चों को नौकरी होनी है, गवर्नमेंट की नौकरी होनी है, हमारे लोगों को पेंशन होना है पुराना, वो पेंशन हमको मिलना है। जब ये नहीं मिलेगा तो आज की स्थिति ऐसी है कि बाप के पेंशन के ऊपर बच्चों का घर चल रहा है। बाप मर जाने के बाद में वो फैमिली क्या करेगी? और ऐसे कितने लोगों को मिला जॉब? तो ये नहीं होने वाला है। ये गवर्नमेंट जो कर रही है, अभी हमारे महाराष्ट्र में तो मुझे पता चला 9 एजेंसीज हैं कि वो 9 एजेंसीज को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देने वाला, वो 17% उनको उसके बदले में कमीशन देने वाला है, और ये बच्चों को एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे लगाएंगे। तो उसको पगार कितना मिलता है, तनख्वाह कितनी मिलती है, तो उसको 7,000 से लेकर 16,000 तक मिलती है। अभी मेरे को बताओ 16,000 में क्या होता है? वड़ा पाव खाएंगे या एक वक्त की रोटी खाएगी फैमिली तो भी नहीं होगा। इतनी कम पैसे में ये हमारा लेबर, सस्ता लेबर होना है ना। ये जो पूंजीपति है उनको सस्ता लेबर देना है, और सस्ता लेबर देने के लिए स्कूल बंद करो, इनको मत पढ़ाओ। ये अगर पढ़ेंगे नहीं तो झाड़ू मारेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बामन के बच्चे क्यों नहीं मारते झाड़ू? उनको रिजर्वेशन दे दो ना, उसमें 50% रिजर्वेशन दे दो बामनों को। मेरा कुछ कहना नहीं, लेकिन हमारा जॉब चला गया, ये बात अकेली हमारी नहीं है, ये SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज सभी की है। यानी कि पूरे देश में के जितने भी गरीब है वो सभी लोगों का ये प्रॉब्लम है। सेव द एजुकेशन, सेव द एम्प्लॉयमेंट, और ये निजीकरण जो है ये तुरंत बंद किया जाए। हमारी पहले जैसी 2000 साल से
पहले जैसा रिजर्वेशन था वैसा ही रिजर्वेशन हमको मिलना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके लिए हम क्या करेंगे तो अभी कल सोचेंगे, दिन भर बैठेंगे, बात करेंगे और कुछ डिस्कशन करके प्रोग्राम बनाएंगे। दिसंबर महीने में हम लोग 22 या 23 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बापूराव माने साहब, पद्मश्री लक्ष्मण माने थे, लक्ष्मण बापूराव ये थे लक्ष्मण बापूराव माने साहब थे। पूरा नाम बापूराव माने साहब नहीं, लक्ष्मण बापूराव माने साहब हैं। पद्मश्री अवार्ड दिया है सरकार ने इनको, MLC रहे हैं। और सोचिए लगभग 10 करोड़ आबादी इस देश में अभी भी बिना नाम, पता, घर, आवास, जमीन की रह रही है। इसीलिए जनगणना जरूरी है। और ये सब कुछ हो रहा है इस देश में जाति के नाम पर। इनकी सूद लेने वाला, इनसे बात करने वाला, इनकी तकलीफ़ों को समझने वाला न टीवी है, न अखबार है, न सरकार है। कुछ लक्ष्मण बापूराव माने जैसे लोग हैं जो उस सिस्टम से लड़कर यहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद पे बैक टू सोसाइटी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो दिल्ली में 9 अक्टूबर को महाराष्ट्र भवन में आकर इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आप लोग भी अपनी पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया दीजिए। ये है देश की हालत। सोचिए 10 करोड़ लोग आज भी जो घुमंतु जनजातियां हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, उन पर बातचीत करने वाला नहीं। हमारे लिए कोई बजट भी नहीं है, कोई बजट भी नहीं। ब्रिटिश हमारे लिए बजट करते थे, ब्रिटिश हमको पैसा देते थे, ब्रिटिश हमको एजुकेशन देते थे। और मेरी ग्रैंड मदर थी, वो अंग्रेजी में बात करती थी। और उसके बाद में उसकी बहू आ गई और उसके बेटे की बहू आ गई, तो वो अंगठा बहादुर थी। तो सोचिए नेशनल दस्तक की कोशिश तो ब्रिटिश बहुत अच्छे थे। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि उन तमाम लोग जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, जिनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस देश के 10 करोड़ नागरिकों के बारे में लोग जान सके। जानते तो हम सब हैं, देखते तो हम सब हैं, लेकिन उनके बारे में सोच सकें। शुक्रिया लक्ष्मण बापूराव माने साहब हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।